बैठिए बैठिए बैठिए। जय हिंद। बैठिए प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? जो लोग भैया ऑनलाइन देख रहे हैं, नमस्कार। और पेन और कॉपी उठा लीजिए। अभी मौसम आज बड़ा अच्छा हो गया है ना? क्योंकि ये एसी चलेगी किस तारीख से? 1 तारीख से। इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक एसी नहीं चले तब तक मौसम क्या कर लेते हैं। हाँ, अच्छे लोग आप लोग, नाइस गाइस हो, है ना? चलिए, तो जय हिंद भैया, जय हिंद। मारेंगे ना, कनवा लाल हो जाएगा। कह रहा टाइम ख्याल रखा करो। कितना बज गया? ये टाइम पे है सब खेल। सर जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। रीसा आपके भैया, कोटि कोटि आशीर्वाद। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। कल हमने आपको समझा रखा था, एक टॉपिक था जिसका नाम था किडनी, है ना? और लास्ट में टॉपिक था वर्क फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी कैसे काम करती है या क्या काम करती है मेनली। तो हमने वर्क फंक्शन वाले प्रोसेस में ये देखा था, जो मेन है कि ब्लड किडनी में इंटर करता है और किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद मुख्य तौर पर ब्लड में जब ज्यादा मात्रा का यूरिया है, इसे बाहर निकाल देती है। यूरिया के साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक एसिड होता है, इसे बाहर निकाल रहा है। कुछ और साल्ट होते हैं जो ज्यादा मात्रा के हो गए हैं, इनको बाहर निकाल दे रहा है। जो सबसे बेसिक फंक्शन है किडनी का, वो है फिल्टर करना। और कैसा फिल्टर? अल्ट्रा, याद है कल? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन, परा निस्यंदन और पुनर् अवशोषण, 2 विधि से कार्य करता है। तो किडनी का पहला कार्य कॉपी में लिखिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परा निस्यंदन कार्य। परा निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्टरेशन, परा निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परा निस्यंदन। तो पहला काम है किडनी का, और इस काम में इसने क्या किया? रक्त का फिल्टर किया और नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकालने का काम किया। तो आगे लिखिएगा, इस विधि द्वारा किडनी रक्त का फिल्टर करती है। इस विधि द्वारा किडनी रक्त का फिल्टर करती है। किडनी रक्त का फिल्टर करती है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को तथा अन्य पदार्थों को बाहर निकालती है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को तथा अन्य पदार्थों को बाहर निकालती है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को तथा अन्य पदार्थ को बाहर निकालती है। एग्जाम्पल डालना, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, दवाओं के अवशेष और कुछ लवण, दवाओं के अवशेष और कुछ लवण, इतना कुछ ये फिल्टर करके बाहर निकाल देगा और इसे फिर मिलाएगा यूरिन में जाके, और इसे फिर हम यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? परा निस्यंदन। दूसरा काम यह करती है पुनर्अवशोषण। पुनर्अवशोषण
नंबर 2 काम लिखिएगा पुनर्अवशोषण। एक काम किडनी ने बहुत फिल्टर कर दिया और दूसरा ये पुनर्अवशोषण करने वाली है। अब ध्यान देना, जब ये किडनी परा निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कर रही होती है तो ये कई बार ना कुछ ज्यादा आवश्यक पोषक तत्वों को निकाल लेती है। जैसे ब्लड आया किडनी में तो किडनी ने चूंकि साफ सफाई की तो अब ऐसे मान के चलो आप अपने कमरे की सफाई कर रहे हो और झाड़ू मारते सब लेके निकल गए, तब तक नजर आया ए भाई ईयरबड भी इसी में है। ऐसा हुआ है? या साफ कर रहे थे 10-20 रुपए का सिक्का उसी में मिला तो उसको फटाफट क्या किए, उठा लिए कि फेंक दो कूड़े में। ऐसा नहीं करोगे। तो अब साफ हो रहा था किडनी, तो साफ कर रही थी तो उसी के झोंके में कुछ ग्लूकोज, कुछ विटामिन, कुछ ये प्रोटीन भी बाहर निकल गया। तो अब अगर वो बाहर चला जाएगा तो बड़ा बीमारी फैल जाएगी, बड़ी कमजोरी आ जाएगी शरीर में। तो करती क्या है कि एक व्यवस्था अपनाती है री एब्जॉर्प्शन, यानी कि भाई कूड़े में से अच्छा चीज क्या करो, फिर से क्या करो, वापस लाओ। तो ये क्या कर रही है, री एब्जॉर्प्शन, यानी कि पुनः महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को वापस अवशोषित करती है, जिसे खून में मिला करके कोशिका तक भेजा जाए। लिखिएगा, इस विधि द्वारा किडनी पुनः रक्त से पोषक पदार्थों का पुनर्अवशोषण करती है, रक्त से पोषक पदार्थों का पुनर्अवशोषण करती है, रक्त से पोषक पदार्थों का पुनर्अवशोषण करती है और उन भागों तक भेजती है जहां विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। उन भागों तक भेजती है जहां विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। जहां विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। जहां विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल क्या क्या सोख रही है पुनर्अवशोषण। एग्जाम्पल लिखिएगा, ग्लूकोज, इसका अवशोषण, प्रोटीन, खनिज, विटामिन। ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज और विटामिन का अवशोषण। विटामिन का अवशोषण। विटामिन का अवशोषण। तो एक परानिस्यंदन और दूसरा पुनर्अवशोषण। ध्यान देना, यहां पर एक शब्द लिखा है दवाओं का अवशेष। इसे बाहर निकालने की व्यवस्था किसके पास है? इन दोनों के पास है। तो आपने ये भी सुना होगा कि दवाएं खाने से किडनी फेल हो जाती है, सुना है ना? तो कुछ दवाएं किडनी के फिल्ट्रेशन कार्य में बहुत घातक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि हर दवा खून के साथ घूम रही है और वो जा कहाँ रही है? किडनी के पास। जो किडनी उसको साफ करने गई तो किडनी से दवाई ने लड़ाई कर ली। मतलब ऐसा होगा नहीं, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। दवा ने उस किडनी पर विपरीत प्रभाव डाला और चूंकि किडनी काम है साफ करना, तो विपरीत प्रभाव के बावजूद किडनी दवा करती रही। तो दवा ने किडनी को एकदम समझ लो ऐसे घायल किया जैसे किसी कांच से चीर दिया हो किडनी को। तो अब कई दवाएं या लगभग सारी दवाएं किडनी के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। इसके बावजूद किडनी उन्हें साफ करके और बाहर निकालती है, क्योंकि जितना भी हम गोली खाते हैं उसका 100% इस्तेमाल तो नहीं करते, क्योंकि वो पाचन तंत्र का हिस्सा बन जाती है। तो उसका कुछ हिस्सा हम बाहर निकाल देते हैं। तो ज्यादा दवाई जब खाते रहेंगे, रोज खाते रहेंगे, तो किडनी रोज लड़ाई करेगी दवाई से। दवाई तो जीत जाएगी क्योंकि हम बाहर से खा रहे हैं, लेकिन किडनी धीरे धीरे हार जाती है। इसलिए अधिक दवाई का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो किडनी पर प्रेशर आता है। अधिक प्रोटीन खाने से बचने किडनी को क्या साफ करना पड़ेगा? यूरिया साफ करना पड़ता है। नॉर्मल यूरिया साफ करेगी, यानी कि 20 से 25 ग्राम यूरिया डेली अगर साफ कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब आप इससे 50-100 ग्राम यूरिया साफ करवाओगे तो किसी मजदूर को बुलाए हो 4 घंटा काम के लिए और करवा कितना रहे हो? 8 घंटा।
तो जैसे घर से निकलेगा तो दोबारा लौटेगा नहीं, बुलाते रहो भैया आ जाओ, हाँ ना ना आ जाओ ना, अरे ना भैया, और दूसरे को बता देगा भैया इनके यहाँ मत जाना, अंदर बुला के बहुत मारते हैं, है ना। एक दिन मैं बीड़ी पी रहा था बगल में, बहुत मारे थे हमको कि काम करने आए बीड़ी पीने आए हो, तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो जो कार्य दिया गया किडनी को वही कराओ, ज्यादा कराओगे तो फेल हो जाएगी, और फेल हो जाएगी तो पास होती नहीं है। कोई कंपार्टमेंट नहीं है, केवल आपको रिप्लेस करना होगा नई किडनी से। अब नई किडनी बदलवाना आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। पहली बात तो मिलती नहीं, दूसरी बात सफल होती नहीं। जिसकी किडनी लोगे उसकी भी जिंदगी बर्बाद करोगे, और अपनी तो है ही पहले से। इसलिए किडनी को संभाल के रखना है तो हमें खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा प्रोटीन ना खाएं, ज़्यादा वसा ना खाएं, ज़्यादा दवाई ना खाएं, या कुछ ऐसा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ ना रखें अपनी बॉडी में जिससे नाइट्रोजन बनने के चांसेस हो। और नाइट्रोजन बनने का ज़्यादा चांस है पी फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन लेना अच्छी बात है पर अधिक नहीं लेना। पी फॉर पैरेट बोल दिए थे क्या? पी फॉर फास्फोरस बोल दिए थे, अच्छी बात है, कम से कम पैरेट तो नहीं बोले, नहीं तो पी फॉर क्या बोल देगी? पैरेट, पैरेट माने तोता, इतना तो समझना फास्फोरस होता है। ठीक, प्रोटीन की चर्चा हो रही थी कि प्रोटीन खाने से बचना है, ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना है ना, नियमित रूप से खाना है। तो अब यही है कि जानता हर कोई है, उसको अमल में लाए तो बड़ी बात है। अमल में लाना सबके बस की बात नहीं है। 2 ही 3 लोग अमल में लाते हैं, या तो भैया हीरो, या तो हीरोइन, या तो बहुत अमीर घर के बच्चे। उनके यहाँ डॉक्टर लगे रहते हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए। हमारे यहाँ डॉक्टर बीमार होने पे मिल जाए बड़ी बात है ना। अभी आज अमेरिका का डॉक्टर इसने कहा है कि भारत में लोग डोलो ऐसा खाते हैं जैसे चॉकलेट। तो उसमें मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कह रहा था भाई क्यों ना खाएं। डॉक्टर से पूछने पे भी वही लिखता है कि डोलो खाओ, लेकिन फिर डोलो का दाम 520 रुपया हो जाता है, क्योंकि 500 डॉक्टर की फीस और 20 रुपए का डोलो। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, 20 रुपए का डोलो लें और 500 रुपया बचा लें जब वही खाना है। तो ये तो बड़ी गलत तरीके है कि हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन सिस्टम है। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं भैया 20 रुपए की दवाई दे दो, कैंसर हो गया है। तो मतलब मेडिकल स्टोर से यही उम्मीद रखते हैं कि उसको हम बांध देते हैं कि भैया 25 रुपए की दवाई दे दो, मधुमेह नामक बीमारी हो गई है, इसे हमें ठीक करवाना है। मतलब कोई भी दवा हम खुद ही खाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है पैरासीटामोल या डोलो, वही है डोलो, या कॉलपॉल करके दवाई आती है 650 मिलीग्राम की। अब एक घर में मैं गया न्योता करने भैया, तो उनके यहाँ दुर्भाग्य से रात में रुकना पड़ा। किसी के यहाँ रात रुकना मतलब जानो प्राण हत्या जैसा लगता है। अपना बिस्तर कितना भी गरीब हो अपना ही है वो, किसी का बहुत मखमली भरा बिस्तर, वो फिर घबराहट हो जाती है, जैसे लगता है कि नीचे दब गए हैं। वो जो होटल वाला गद्दा देखे हो भैया, उसको लेटो तो लगता है घबराहट हो गई, नीचे कोई खींच रहा है, भूत आ गया है नीचे से। तो उनके यहाँ मैं रुक गया, तो रात को एक अनाउंसमेंट हुआ कि जिसको जिसको दवाई खानी है खा ले। ये कैसा अनाउंसमेंट है? हमने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं खानी। तो मैं देखा कि उनके परिवार के सभी लोगों ने एक एक डोलो लिया और खा के सो गए। फिर मैं सुबह उठा, पूछा कि मतलब ये मतलब रोज का है? तो हाँ दैट्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रोज खाते हैं हमारे यहाँ। और खुशी में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ महीने में 10 पत्ता डोलो खपत है। हमने कहा अच्छा, किडनी की जांच कराए हो? कभी किडनी की जांच करा के देखना एक आध दिन, परिवार भर किडनी सूख चुकी होगी। तो ये जो तरीके हैं सेल्फ मेडिकेशन के, ये खतरनाक हैं। प्रयास करो कि होम रेमेडी पर काम चले, है ना। जुकाम बुखार पकड़े तो काढ़ा पियो, बुखार पकड़े तो नहा लो, या 2-3 दिन तक वेट करो, क्योंकि बुखार आना गलत तरीका नहीं है। बुखार आने का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है तो शरीर को गर्म कर देता है, गर्म करके उस शरीर में अंदर मौजूद कीटाणुओं को मारने का प्रयास करता है, टेम्परेचर बढ़ा के। और हम क्या करते हैं, दवाई खा के टेम्परेचर वही कम कर लेते हैं। तो दवाई खा के टेम्परेचर कम कर लेंगे तो कीटाणु कहेगा वाह क्या अच्छा आदमी है ना, मैं गरम 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 लग रहा था, बड़ा मरने वाला था मैं, तुमने अच्छा किया कि तापमान कम करके मुझे
बचा लिया। तो 3 दिन तक दवाई खाते हैं, जो नहीं मरता तो डॉक्टर फिर एंटीबायोटिक नामक एक जहर लिख देता है। नाम सुना है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक लिख देगा तो आप कहेंगे हाँ आप ठीक हो जाएंगे। तो कहेगा 7 दिन खाना या 3 दिन खाना या 14 दिन खाना या बहुत होगा तो 21 दिन खाना। तो अब हम रोज सुबह शाम एंटीबायोटिक घोटना शुरू करते हैं। 1926 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनी पेनिसिलिन, और हम 2026 आने वाला है। 99 साल से दुनिया के लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं। और अब हालात ऐसी है कि दौर आ चुका है कि इस दवाई को मार्केट से बाहर किया जाए, क्योंकि ये इतना सुपर बग पैदा कर दी है आसपास कि पहले जिसको 200 ग्राम का मिलीग्राम का एंटीबायोटिक असर करता था, अब वो 500 पे आ गया है। जिसे 500 पे काम चलता था वो सुबह शाम 500 पे आ गया है। पहले डॉक्टर खाली कहता था रात में एक बार खाना है एंटीबायोटिक, अब डॉक्टर 500 सुबह खिलाता है और 500 शाम। आफ्टर कोविड-19, कोरोना के बाद, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून पावर कमजोर पड़ा। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना भैया और फंगस, दो के लिए एंटीबायोटिक काम करती है। इन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना परिवर्तन कर लिया। जैसे आप एंटीबायोटिक खाए, अंदर में बैक्टीरिया था, मर गया। एक आध बैक्टीरिया उसी में से बाहर निकल के भाग के अगले वाले को बता देगा ये भाई ये दवाई खाता है, ये कौन दवाई है जिससे हमारे दादा मर गए। तो बैक्टीरिया लोगों ने फिर मीटिंग बुलाई, जिसमें बड़े बैक्टीरिया छोटे बैक्टीरिया सब आए। मीटिंग में कहा गया कि अगली पीढ़ी को एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ विकसित करना है। तो रोज ट्रेनिंग चली इनकी, एक बड़ा सा मैदान सजाया गया, उसमें करीब लाखों बैक्टीरिया आए। रोज इनकी ट्रेनिंग चलती थी, एंटीबायोटिक दवा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और जब नई पीढ़ी आई, यानी कि बैक्टीरिया प्रो मैक्स आ गया, तो अब वो एंटीबायोटिक उस पर कुछ असर ही नहीं कर रहा है। पहले जब गांव में नीलगाय, जानते हो भैया, तो नीलगाय के लिए ऐसे गांव में बिजुका लगा देते थे। बिजुका जानते हो? वो ऐसे ही डंडे से कपड़ा उपड़ा पहना देते हैं, एक ठो मटका लगा देते हैं ऐसे, तो लगता है दूर से आदमी खड़ा है। तो पहले नीलगाय इसको देख के भाग जाते थे, लेकिन जब एक दिन एक नीलगाय बगल से गुजरा, देखा और जाके पूरी पीढ़ी को बता दिया, पूरे मार्केट में हल्ला लगा, अरे मना ही नहीं, अरे इन कौन है? अरे लोग, लकड़ी था, लकड़ी है ना। क्या था? लकड़ी है, लकड़ी मगर नहीं है, क्या है? लक्कड़ है। तो अब इस पे आते हैं खुजलाने के लिए, इससे, और खुजला के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं इससे काम होने वाला। तो किसानों ने फिर बाड़ लगाना शुरू कर दिया। करंट, आजकल तो बैटरी वाला झटका वाला आ गया है, जानते हो? वो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा देता है, तो कोई अगर जानवर छू दिया तो झटक के पीछे गिर जाता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया हैं, इन्होंने दवाओं के खिलाफ अपने अंदर प्रतिरोध क्षमता का विकास कर लिया। और दुनिया में सबसे टॉप क्वालिटी के 12 सुपर बग हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। और मजे की बात, 12 के 12 बिहार और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ये मतलब अपने यहाँ 12 के 12 सुपर बग घूम रहे हैं, और इनके मिलने की जगह सबसे ज्यादा है सरकारी जिला अस्पताल के आसपास, वहीं रहते हैं ये। तो अब इतनी हालात खराब है, इसका बड़ा कारण है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के कहे लोग क्या कर रहा है? एंटीबायोटिक। अगर आप 3 महीने में एक बार एंटीबायोटिक खा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। साल भर में केवल 2 कोर्स लेने की ही छूट है एंटीबायोटिक की। मैं देखता हूं लोग महीने में लगाए हैं, कुछ हुआ नहीं एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं करना है ना। तो आज से कसम खा लो, कितने महीने में खाना है? कम से कम 6 महीना। काहे हल्ला करता है रे भाई? ज्यादा उत्साह आ गया है? वो भैया आए हैं कल, दोनों लोग यहाँ जो थे। अच्छा पीछे बैठे हो, बढ़िया है हालचाल? मार्केट खराब तो नहीं किए? बना के रखना। वो आपको जिसको मारे थे वो आए हैं? बहुत सही। मतलब लगता है बड़ी अच्छी दोस्ती है ना, तभी मारिए, ऐसे कैसे मार सकते हो किसी और को? ठीक है, बहुत दोनों लोग, लेकिन साथ सिलेक्शन लेना, वादा कर रहे हो? हाँ, दोनों लोग साथ आना यहीं पे मंच पे, बढ़िया से मेहनत करो। तो जितने लोग पार्टनर वगैरह हो भैया, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। करते तो नहीं हो?
हाँ, सामंजस्य के समय कभी कभी दांते काट लिया करो, बहुत दिक्कत है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हफ्ते में एक दिन मान लो मारने का मन कर रहा है तो सोते सोते मार दिया करो। अगला वाला सो रात में उठ के मारो भाग कैसे और फिर सो जाओ जब तक जाए कहते क्या हुआ। बस ऐसे कर लिया करो, बाकी खुलेआम मत मारा करो, है ना, कोई मतलब नहीं, इस तरह से प्यार पनपना चाहिए। आप लोग लड़ाई तो नहीं करती हो? करते हो, मुझे जानकारी मिली है सीट को लेकर के। यहाँ हमने रखा था, यहाँ तुम कहाँ बैठ गई हो? यही करते हैं। मत किया करो, जहां जब मौका मिले वहां बैठ जाओ। देखो पीछे बहुत सारी जगह बनी हुई है, आराम से बैठा करो। ठीक, चलिए, तो अब लिखिएगा तीसरा काम। कुछ समझ में आया ये एंटीबायोटिक का मामला? नहीं खानी है, ठीक है, जब मौका लगेगा डॉक्टर कहेगा तब खाना है। तो लिखिए तीसरा काम कि किडनी रक्त दाब को नियंत्रित करती है। तीसरा काम लिखिएगा, किडनी ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को भी नियंत्रित करती है। ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को भी नियंत्रित करती है। किडनी ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को भी नियंत्रित करती है। ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को भी नियंत्रित करती है। देखो मुख्य नियंत्रणकर्ता हृदय है, कौन है? तो ब्रैकेट कर देना, मुख्य नियंत्रणकर्ता हृदय होता है। ब्रैकेट कर देना, मुख्य नियंत्रणकर्ता हृदय होता है। मुख्य नियंत्रणकर्ता हृदय होता है, लेकिन ये सपोर्टर है, नाम है इसका किडनी। तीसरा लिखिएगा, चौथा पॉइंट, 3 हो गया, चौथा लिखिएगा, यह हमारे रक्त के पीएच मान को, यह हमारे रक्त के पीएच मान को, रक्त के पीएच मान को बनाए रखती है। रक्त के पीएच मान को बनाए रखती है। यह हमारे रक्त के पीएच मान को बनाए रखती है। कितना होता है पीएच मान? 7.35 टू 7.45 लिखिएगा। 7.35 से 7.35 से 7.45, और ये कैसा हो जाएगा? हल्का क्षारीय। कैसा? हल्का क्षारीय। तो आगे लिख देना हल्का क्षारीय। 7.35 से 7.45, तो आगे लिखेगा हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय। क्लियर हुआ? ठीक, आगे लिखेगा, पांचवा काम है, कितना काम है? लिखेगा, किडनी रक्त में विद्युत अपघट्ट की मात्रा को नियंत्रित करती है। किडनी रक्त में विद्युत अपघट्ट की मात्रा को नियंत्रित करती है। रक्त में विद्युत अपघट्ट की मात्रा को नियंत्रित करती है। रक्त में विद्युत अपघट्ट की मात्रा को नियंत्रित करती है, ऐसे लिखना है। इलेक्ट्रोलाइट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, और हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्ट की मात्रा को नियंत्रित करती, तथा जल की मात्रा को संतुलित बनाती है। तथा जल की मात्रा का संतुलन बनाती है। तथा जल की मात्रा का संतुलन बनाती है। तथा जल की मात्रा का संतुलन बनाती है। जल की मात्रा का संतुलन बनाती है। तो ये रहा किडनी के वो काम जो आप जानते भी थे और जो नहीं भी जानते थे। शायद इनमें से कुछ नहीं भी जानते रहे होंगे, और एक तो पहला वाला तो जानते थे कि इसका काम है खून की सफाई करना। ध्यान देना भैया, हमारा खून 2 स्तर पर साफ होता है, एक मटेरियल लेवल पर और एक गैसियस लेवल पर। तो जब हमारा ब्लड 2 स्तर पर साफ हो रहा है, तो एक बार यह साफ होने के लिए जाता है फेफड़े में। कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाता है। और जब ये फेफड़े में जाता है तो फेफड़ा हमारा खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता है और कार्बन ऑक्सीजन को फेफड़े में अंदर कर देता है, और इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। कैसा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। तो पहली सफाई किस स्तर पर हुई? गैस के स्तर पर हुई। इसको ऐसे नीचे नोट कर लेना, नहीं तो बाद में भी दिक्कत आएगी। तो हमने पहली सफाई किस लेवल पे की? गैस के लेवल पर। दूसरी बार खून को साफ किया गया, और इस बार
मुख्य तौर पर पदार्थ के स्तर पर हुई है, मटेरियल के लेवल पर, और इस बार हमने इसे भेजा है किडनी के भीतर, और किडनी ने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छानकर बाहर निकाल दिया, तो दो जगह पर फेफड़े हमारे रक्त की सफाई हुई, और दोनों बड़ी जरूरी है। तो अभी हम लोग फेफड़ा वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हमने क्या समझ लिया है, किडनी वाले सिस्टम को। अब लिखिएगा कि उत्सर्जन तंत्र से जुड़े प्रमुख हार्मोन, हेडिंग लिखिएगा उत्सर्जन तंत्र से जुड़े प्रमुख हार्मोन, लिखिएगा हेडिंग उत्सर्जन तंत्र से जुड़े प्रमुख हार्मोन, उत्सर्जन तंत्र से जुड़े प्रमुख हार्मोन, उत्सर्जन तंत्र से जुड़े प्रमुख हार्मोन, उत्सर्जन तंत्र से जुड़े प्रमुख हार्मोन। तो एक एक करके सब पर हम विचार करेंगे, कौन कौन से हार्मोन हैं जो उत्सर्जन तंत्र से जुड़े हैं। लिखिए नंबर 1 वेसोप्रेसिन हार्मोन, या इसे कहते हैं ADH, अथवा अंग्रेजी नाम में कहते हैं एंटी डिवरेटिक हार्मोन, एंटी डिवरेटिक हार्मोन। देखिए नंबर 1 वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डिवरेटिक हार्मोन, एंटी डिवरेटिक हार्मोन। एक हमारे पास न्यूरो ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी, नाम सुना है कभी? पिट्यूटरी ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में। तो इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से इसका स्रावन होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन का। तो पहला पॉइंट डाल देना कि न्यूरो ग्रंथि पिट्यूटरी, पहला पॉइंट डाल देना न्यूरो ग्रंथि पिट्यूटरी, न्यूरो ग्रंथि पिट्यूटरी से, न्यूरो ग्रंथि पिट्यूटरी से इस हार्मोन का स्रावण होता है, न्यूरो ग्रंथि पिट्यूटरी से इस हार्मोन का स्रावण होता है, न्यूरो ग्रंथि पिट्यूटरी से इस हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये अगर हम इसे मस्तिष्क मान लें तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यही है पिट्यूटरी का हिस्सा। खैर आगे चल के चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी ये ध्यान रखो कि अगर वेसोप्रेसिन निकल रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ब्रेन। कौन? ब्रेन। और ब्रेन की एक ग्रंथि जिसका नाम है पिट्यूटरी। तो सवाल आता है कि इतना खास हार्मोन ये क्यों है? तो जवाब है कि ये कुछ कार्य करता है। लिखिएगा कार्य, लिखिएगा कार्य, वर्क, फंक्शन। लिखिएगा शरीर में पहला कार्य है इसका, शरीर में जल संतुलन की स्थापना करना, शरीर में जल संतुलन की स्थापना करना, शरीर में जल संतुलन की स्थापना करना। दूसरा कार्य है मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण पर नियंत्रण, मूत्र निर्माण पर नियंत्रण करना, मूत्र निर्माण पर नियंत्रण करना।
यानी कि ना ज्यादा यूरिन बने और ना ही कम बने। ऑन एवरेज 1800 ml यूरिन बननी चाहिए 24 घंटे में, वही बने। आपको बताया ना मैंने कि मैक्सिमम 1800 ml यूरिन बनना चाहिए, और इस 1800 ml बनने में लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे पर एक बार पी सेंसेशन आती रहे। ऐसा ना हो कि 4 घंटे बाद सेंसेशन आए, ऐसा भी ना हो कि हर आधे घंटे पे सेंसेशन आए, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। कई बार पी सेंसेशन मतलब होता है कि यूरिन आने का संकेत। कई बार रात्रि में सेंसेशन ज्यादा आता है, खास करके जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से ठीक पहले मल्टीपल सेंसेशन आते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी एक्टिव रहती है कि ये सोने जा रहा है, इससे पहले थोड़ा सा काम करवा ही लेते हैं, नहीं तो सोएगा तो दिक्कत पैदा कर देगा। तो इसलिए आपने कभी अंदेशा अगर देखा हो तो रात्रि में अगर आप देर तक रील चला दिए तो आपको फिर से जाना पड़ेगा। कारण बॉडी आपको एडजस्ट करना चाहती है कि भाई सो जाओगे तो भूल जाओगे, और कहीं भूल गए और कहीं कुछ अगर गड़बड़ कर दिए तो फिर यहाँ कौन धोएगा ये बिस्तर। तो इसलिए उठ जाओ और जाके फिर से लौट आओ। तो ये है एक तरीके से सिस्टम। फिर भी एक स्वस्थ व्यक्ति को 2 से 2.5 घंटे के बीच में जाने की संवेदना उत्पन्न होती है। खैर, अब ध्यान देना, कई बार ये हार्मोन पनघट पे जा रहे हो, जाओ जाओ एसडीएम बन के जल्दी चपरासी नियुक्त करो, है ना। ऐसे चपरासी गिरी करोगे 3-3 बोतलें, कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो हाँ, प्यास अभी आए हो आप तो इतनी जल्दी प्यास कैसे लग गई? कितने बजे आए हो? 1 बजे? अच्छा, 3 बजने वाला है ना? नहीं, 3 बजने वाला, हाँ, तब पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा भी जस्ट आ रहे हो। आप पहले भी आ जाते हैं ना, सॉरी सर, हमेशा नहाने से पहले। इतना मारेंगे ना। पागला कहीं का। मतलब नहाने से पहले कह रहा खाने की इच्छा क्यों करती है? कभी भी खा सकते हो। चलिए, तो अब ध्यान देना, ये हार्मोन यदि कम हुआ या ज्यादा हुआ तो सीधा डिस्टर्ब करता है यूरिन प्रोडक्शन को। जैसे अगर एंटी डियूरेटिक हार्मोन या एडीएच या बेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये कम हो गया। अगर ये हार्मोन कम हुआ तो तुरंत ये बात मान के चलना कि यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, यूरिन का निर्माण। तो लिखिएगा कंडीशन 1 या स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1, कुकर उकर सही से रखा करो बेटा, है ना। चलिए, हाँ, रख लो, कोई बात नहीं। भात गिर गया, उठा लो। भतवा गिरा दी नीचे जमीनिया में लग के आई थी। उठा लो ऊपर ऊपर का, जो बहुत नीचे का उसको मत उठाना। जो एकदम ऊपर ऊपर का उसको उठा लो। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे ही करता है आदमी। मैं मान लो बहुत प्रिय खाद्य वस्तु गिर गई, मैं आपको साइंटिफिक नॉलेज बता दूं, 5 सेकंड से पहले यदि रसगुल्ला उठा लो तो उसमें कीटाणु जीवाणु नहीं आते। मतलब गिरा। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं होने वाला। यदि वो खाना कितना रुक गया हो, अब मत उठाना, 5 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। यदि वो 5 सेकंड प्लस जमीन पे रह गया तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना। तो कितने देर में उठाना है? कोई देखने ना पाए। और यदि लेट कर रहे हो मान लो और रसगुल्ला एक ही है तो उठाओ। ये 2 जगह है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा साफ रहता है ये। इधर दिखता नहीं ना, तो आदमी ऐसे से कर लेता, साफ हो गया। तो ये एक तरीका है ना। चलिए, तो लिखिएगा केस नंबर 1, एडीएच या बेसोप्रेसिन कम हुआ। लिखिएगा एडीएच या बेसोप्रेसिन की कमी, ऐसे लिखिएगा। एडीएच समझ रहे हो ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच या बेसोप्रेसिन की कमी, और आगे ऐसे बढ़ाना तो क्या हो जाएगा? यूरिन का निर्माण ज्यादा, यूरिन का निर्माण ज्यादा।
हाँ लिखिएगा एडीएच, यही लिखना है बेटा, कुछ बोलना नहीं है। एडीएच बेसो या प्रेसोपेसिन क्या हो गया, कम हो गया। नीचे वाला का मतलब क्या होता है, कम, और यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा। तो जिनको दिक्कत है ना एरो से, यहां लिख देंगे क्या, ज्यादा, और यहां लिख देंगे क्या, कम। तो ये समझ जाओगे ना, ठीक। सेंटेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसी चीजों में। तो अब अगर एडीएच कम हुआ तो यूरिन बार बार जाना होगा। ऐसा मानते हैं कि 2500 ml तक यूरिन आ जाती है ऐसी स्थिति में। नॉर्मल था कितना, 1800। 1800 भी एक ऊपर की बात है, कुछ लोगों में 1000-1200 ही काम चल जाता है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो लिखिएगा कारण। ऐसा हुआ क्यों, लिखिएगा कारण। एडीएच हार्मोन कम क्यों पड़ा बॉडी में, लिखिएगा कारण। लिखिए पहला पॉइंट, अधिक चाय और कॉफी का सेवन। अधिक चाय और कॉफी का सेवन, अधिक चाय और कॉफी का सेवन। नंबर 2 लिखिएगा अल्कोहल का सेवन। अल्कोहल का सेवन। नंबर 3 लिखिएगा खट्टे जूस और विटामिन सी। खट्टे जूस और विटामिन सी। खट्टे जूस और विटामिन सी। तो इसे नहीं लेना है ज्यादा, है ना। मतलब चाय पीनी है लेकिन 1-2 बार पीनी है, ऐसा नहीं कि चाय चैन की तरह पी लेनी है। जैसे चाइनी स्मोकर होते हैं वैसे चैन टीयर होते हैं। तो चैन टीयर नहीं बनने कि हर घंटे चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, यानी कि फिर यूरिन ज्यादा जाना शुरू हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, हो सकता है एडीएच क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। एडीएच ज्यादा हुआ तो यूरिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान देना, नंबर 2 लिखिएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या बेसोप्रेसिन ज्यादा हो गया तो इसके एवज में हमें क्या मिला, यूरिन का उत्पादन कम हो गया। यूरिन का उत्पादन कम हो गया। हाँ जी, क्या, फिर से बोल दें, लिखिएगा कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 लिखना है बेसोप्रेसिन ज्यादा। यदि बेसोप्रेसिन ज्यादा तो क्या हो गया भैया, बेसोप्रेसिन ज्यादा तो मूत्र का निर्माण कम। मूत्र का निर्माण कम होगा। मूत्र का निर्माण कम। क्लियर हो गया ना। अब लिखिए कारण ऐसा क्यों हुआ। लिखिए कारण ऐसा हुआ क्यों कम। तो लिखिएगा पहला कारण तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन। दूसरा कारण लिखिएगा सिगरेट या निकोटीन का सेवन। सिगरेट या निकोटीन का सेवन। सिगरेट या निकोटीन का सेवन। सिगरेट या, देखो ना तंबाकू रगड़ते हैं और रगड़ खा के सो जाते हैं, रातों रात सोते रहते हैं, उठते नहीं है। जब उम्र 30 साल का पार कर जाएगी तो एक सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखाई देगा अपनी, कि फिर आप पी सेंसेशन को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मतलब अभी क्या ना कि रोक ले तो 1-2 घंटे तक, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे, पर बुढ़ापे का सबसे इनिशियल सिम्टम्स है कि पी सेंसेशन को रोकना संभव नहीं होगा। और ये स्टार्ट हो जाता है 30 ईयर पर, 30 साल प्लस होते ही। और 40 साल पहुंचने पर रात में आपको 2-3 बार उठना पड़ेगा। वृद्धों को देखिए रात में 3-4 बार उठते रहते हैं, वो अच्छे से सोते नहीं है। पर आपके साथ क्या है कि एक बार सोए, सुबह कब होती है, सुबह ही होती है, बीच में उठा दिए कहीं और चले जाओगे, है ना। दरवाजा इस तरफ है, जाओगे उस तरफ, क्योंकि भयंकर सोते हो। तो ये बुढ़ापे का सिम्टम्स होगा। तो मेरी बात आपको याद आएगी कि एक मास्टर थे, बताए थे, अब देखो मैं बूढ़ा होना शुरू हो रहा हूं, क्योंकि सबको होना है ना, आज नहीं तो कल होना है, पर होना सबको है, ये जीवन की नियति है। ठीक है, खैर, तो समझ में आया। अब देखो, जब ये वाली कंडीशन थी कि एडीएच कम था और यूरिन ज्यादा जब जा रहा था तो पानी निकल रहा है शरीर से बाहर, यूरिन मतलब पानी। अब पानी जब ज्यादा निकला तो शरीर में पानी की, अब बार बार प्यास आएगा। तो अब अगर बार बार प्यास आया तो एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्या बोलेंगे,
ध्यान देना, डायबिटीज अलग बीमारी है, वो मधुमेह की समस्या है, चीनी बढ़ जाना, बट ये है डायबिटिक इंसिपिडस, इसको बोलते हैं हाइपर थर्स्ट कंडीशन, यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगना। तो नीचे नोट डाल दो, लिखिएगा एडीएच हार्मोन कम होने से, 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 एडीएच हार्मोन कम होने से शरीर में पानी की मात्रा में कमी आ जाती है, शरीर में पानी की मात्रा में कमी आ जाती है। एडीएच हार्मोन कम होने से शरीर में पानी की मात्रा में कमी आ जाती है, क्योंकि अधिकतर पानी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, अधिकतर जल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, अधिकतर जल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, अधिकतर जल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और यह अवस्था डायबिटिक इंसिपिडस, यह अवस्था डायबिटिक इंसिपिडस, यह अवस्था डायबिटिक इंसिपिडस कहलाती है। यहां पे लिखा है यह अवस्था डायबिटिक इंसिपिडस कहलाती है, यह अवस्था डायबिटिक इंसिपिडस कहलाती है, यह अवस्था डायबिटिक इंसिपिडस कहलाती है। समझ में आ गया? तो कभी ऐसा लगे, अब ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बस खाली खान पान कंट्रोल कर लें, ज़्यादा चाय ना पिए तो ये बीमारी नहीं होगी। ज़्यादा चाय पीते रहेंगे और कंटिन्यू बरकरार रखेंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे घर कर लेगी और फिर आपको लगेगा कि पूरे कुएं का पानी पी जाएं, इतना प्यासानी शुरू हो जाती है। कई बार ये समस्या गर्मियों में अपने आप आ जाती है, जब ज़्यादा पसीना बाहर निकल जाएगा, आप बहुत धूप में खड़े हो गए तो डायबिटिक इंसिपिडस होने के चांस बने रहते हैं। खैर, अगला एक और हार्मोन है, उसका नाम लिखिए नंबर 2, एल्डोस्टेरोन। अगला हार्मोन लिखिएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कल आपने किडनी का चित्र बनाया था ना, तो लगभग कुछ ऐसे बना हुआ था वो चित्र। खैर, तो किडनी के जो दोनों ऊपर के सिरे हैं ना, ये वाले, यहां पर, ये वास्तव में एक जोड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अथवा इसे हम अधिवृक्क के नाम से जानते हैं। अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर का हिस्सा अधि कहलाता है। अधि मतलब ऊपर, उप मतलब नीचे। तो अब ये जो ग्रंथि है ना, इसी अधिवृक्क ग्रंथि से निकला हार्मोन जिसका नाम हमने लिखा है एल्डोस्टेरोन। तो ये चित्र थोड़ा सा सेट कीजिए कॉपी में। एल्डोस्टेरोन का उत्पादन, एल्डोस्टेरोन का उत्पादन याद हो जाएगा ना हमेशा के लिए, ये कहां से कौन आ रहा है। एल्डोस्टेरोन का उत्पादन, सर चाय नहीं पी तो सर दर्द करता है। भाई मैं मना नहीं कर रहा हूं, अति करने के लिए मना कर। सुबह शाम तो आप भी पीजिए, हम खुद पीते हैं सुबह के समय चाय। बस ऐसा मत करिए ना कि दिन भर में 40 चाय पी लीजिए।
होते हैं कुछ शिकारी, मैंने मिल देखा है उनको। जब आप जाओगे ना तो कुछ सासू माँ मिलेंगी आपको, जिनका काम ही है ए चाय बना दे रे, यही वाला टॉपिक पढ़ा देना उनको कि डायबिटिक इंसिपिडस नामक बीमारी से पीड़ित हो जाओगे, रह दो। बन गया। अब लिखिएगा कार्य इसका, लिखिएगा कार्य, वर्क। और कार्य के आगे लिखिएगा कि रक्त में कार्य लिखिएगा रक्त में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा, रक्त में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का रेगुलेशन, रक्त में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का रेगुलेशन, रक्त में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का रेगुलेशन। अगला लिखिएगा दूसरा कार्य, अगर सोडियम को रेगुलेट करेगा तो किसको रेगुलेट कर सकता है? रक्त दाब को। नंबर 2 लिखिएगा रक्त दाब का नियंत्रण, रक्त दाब पर नियंत्रण, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण, रक्तदाब पर नियंत्रण। नंबर 3 लिखिएगा हृदय की धड़कन पर नियंत्रण, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण, हृदय की धड़कन पर। अब देखो ये जो सोडियम होता है ना, ये इसके लिए है, किसके लिए? रक्तदाब के लिए। और जो ये आपको पोटेशियम दिख रहा है, ये है हृदय की धड़कन के लिए। तो जहां पर हृदय की धड़कन लिखे हो यहीं पर ऐसे के लिख दो, जहां पर रक्तदाब लिखे हो यहां पर क्या लिख दो? Na लिख दो, सोडियम। ऐसे ही माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन आपको पीटी निकलवाएगी। तो रक्तदाब जब भी आएगा याद रखना है सोडियम, हृदय की धड़कन पोटेशियम। क्लियर हो जाएगा? ठीक। अगला तीसरा लिखिएगा नाम, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तीसरा लिखिएगा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। अगला हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। कहां से निकला? जहां से ऊपर वाला निकला है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। लिखिएगा पहला पॉइंट, अधिवृक्क ग्रंथि या किडनी से स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि या किडनी से स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि या किडनी से स्रावित होता है। लिखिएगा कार्य, वर्क। एक नाम सुना होगा आपने, रेड ब्लड सेल, जानते हो? आरबीसी। इसको सही भाषा में कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो क्या आपको ये नाम और ये नाम मिला जुला लग रहा है? एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोसाइट, यानी आगे वाला तो कॉमन हो गया। इसका काम है कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करवाना। ठीक है, तो पहला काम लिखेगा शरीर में आरबीसी का, शरीर में आरबीसी का निर्माण करवाना, शरीर में आरबीसी का निर्माण करवाना, शरीर में आरबीसी का निर्माण करवाना। एक शब्द होता है जिसे कहा जाता है सेलुलर हाइपॉक्सिया। ये तब होता है जब कोशिका में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगे, तो कहते हैं सेलुलर हाइपॉक्सिया।
और जब ये लेवल कंटिन्यू डाउन होने लगता है तो डॉक्टर अब घोषित करता है कि इस व्यक्ति के अब मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो ही अंग चलेगा। जैसे ही ऑक्सीजन डाउन हुआ तुरंत अंग चलना बंद हो जाएगा। जो हमारा हार्ट है उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अब ब्लड पंप कर रहा है तो ब्लड पंप करके वो पूरे शरीर में रक्त भेजता रहता है। उसी रक्त में कौन है? आरबीसी। और इसी आरबीसी के साथ में एक भाई साहब होते हैं, इनका नाम है हीमोकुमार ग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका काम है कि अपनी पीठ पे एक डब्बा बांध लो जोमेटो का और इस पर 4 ऑक्सीजन भर लो। कितने? और पूरे शरीर में दौड़ते रहो सन सन सन। अब सोचो कि अगर किसी का आरबीसी कम हो गया तो साथ में ये भाई साहब कम हो जाएंगे, ये भाई साहब कम हो जाएंगे तो फिर इसकी सप्लाई रुक जाएगी। अब सोचो कि ये अपना फेफड़ा है या मान लो किडनी है, इसने मैसेज डाला है कि 5, 10, 12 डिब्बा ऑक्सीजन भेज दो। और किसको भेजा है? जोमेटो वाले को। जोमेटो वाला रास्ता मरा पड़ा हुआ है, तो कौन आएगा? 10 मिनट में कोई सप्लाई नहीं हो पाएगी, वेट करेगा। दोबारा मैसेज डाली किडनी कि 10 डिब्बा ऑक्सीजन जल्दी भेजो नहीं मर जाऊंगी। अब मैसेज जा रहा है कहां पर? ब्रेन को। ब्रेन कह रहा है हार्ट से, हार्ट कह रहा है भाई हमें अटैक आ गया है, सॉरी जो नंबर आपने डायल किया है वो पहुंच से बाहर है। फिर ब्रेन भेजेगा अरे जल्दी भेज मर जाएगा आदमी। फिर कहेगा सॉरी ये नंबर अब बहुत दूर जा चुका है तो फिर ब्रेन आपसे कहेगा भैया अब तुम मर जाओ अब हमारे बस की बात नहीं है। और कुछ देर बाद देखो मैं मौत को हंस के बता रहा हूं, ये आम बात नहीं है। कोई मरने जा रहा हो आप लोग हंस रहे, बड़े पागला टाइप के आदमी हो, है ना? तो ये हालात होती है अपने शरीर की। ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कह रहा है ऑक्सीजन भेजो, लेकिन हार्ट अटैक आने की वजह से आरबीसी है तो, लेकिन ये घूम नहीं पा रहा है क्योंकि हार्ट काम नहीं करेगा, पंप नहीं होगा। और जब घूमेगा नहीं तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डाउन होगा, नोन एज सेलुलर हाइपोक्सिया। तो कई बार जब ये एरिथ्रोपोएटिन भी नहीं निकलता तो ये इसको डाउन कर देता है। ये डाउन होगा तो कोशिका में ऑक्सीजन कम होगी, इसे कहेंगे सेलुलर हाइपोक्सिया। तो नीचे नोट डाल दो, लिखिएगा कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी से, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी से, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी से कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी से कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे? सेलुलर हाइपोक्सिया। इसको पूरा लिखो अंग्रेजी में, जिसे सेलुलर हाइपोक्सिया कहा जाता है। कोशिका में ऑक्सीजन कमी हो जाती है जिसे सेलुलर हाइपोक्सिया कहा जाता है। सेलुलर हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अच्छी बात है। फिर तो कितने हार्मोन मिल गए? 3। अब लिखिएगा नई हेडिंग, मूत्र का रासायनिक संगठन। आइए देखा जाए यूरिन में क्या क्या होता है। लिखिएगा मूत्र का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। मूत्र का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। लिखिए नंबर 1 जल या पानी, और ये होता है 95 से 96%। लिखिए पहला पानी 95 से 96%। नंबर 2 लिखिएगा यूरिया।
2 से 3%। नंबर 3 लिखिएगा वसा प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये होता है 1.3%। नंबर 4 लिखिएगा यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ये होता है 0.05%। यूरिक अम्ल लिखिएगा 0.05%। लगभग कितना हो गया भैया? मोटा मोटा 95, 96, 97, 98, लगभग 99 तक कहानी पहुंच गई है। बचा कितना? 1%। तो नंबर 5 लिखिएगा। लिखिए विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व, विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिख दो ऐसे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, हिप्प्यूरिक अम्ल, हिप्प्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, हिप्प्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि। अब ज्यादा न लिखो, बहुत हो गया। ये सब हैं 1%। कितने हैं? 1%। हाँ, एक को लिख देना विटामिन सी। विटामिन, इकलौता विटामिन मिलता है यूरिन में, विटामिन सी। हिप्प्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और लास्ट में क्या लिखिएगा? विटामिन सी। अभी तक जो एग्जाम ने पूछा है वो यही पूछा है कि 3 बातें आई हैं अपने एग्जाम में। एक आया है पानी की मात्रा, एक आई है यूरिया और एक आई है यूरिक एसिड। 3 पर स्टार लगा देना। 3 को स्टार दीजिएगा कि इससे हमें ज्यादा ध्यान देना है। बाकी तो एक तरीके से नॉलेज है तो उसे बढ़ाते रहें। बन गया? ये सारे हो गए? अब एक बार फिर से बताना, मैं बोल रहा हूं, आप उसे काउंट कीजिएगा कि पानी कितना मिला? 95 से 96। यूरिया कितनी मिली? वसा, प्रोटीन और कार्ब कितना मिला? यूरिक एसिड 0. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, साथ बोलो हमारे ऐसे, अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, हिप्प्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, विटामिन सी। ये कितना मिल गया? 1। ठीक है, चलिए अब हम कुछ आपको फैक्ट बता रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है, यानी कि यूरिन से और उत्सर्जन तंत्र से। लिखिएगा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य। 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 तो एक एक करके हम आपको पॉइंट बताते चलेंगे, उन्हें आप बिंदुवार नोट करते चलिए। देखिए नंबर 1 या पॉइंट 1 लिखिए, जब मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा, जब मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होती है
जब मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होती है, मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होती है, तो यह महिलाओं में गर्भावस्था का संकेत माना जाता है। तो यह महिलाओं में गर्भावस्था का संकेत माना जाता है। तो यह महिलाओं में गर्भावस्था का संकेत माना जाता है। गर्भावस्था का संकेत माना जाता है। नंबर 2 लिखिएगा, लंबे समय तक उपवास, लंबे समय तक उपवास, लंबे समय तक उपवास रखने से, लंबे समय तक उपवास रखने से मूत्र में एसीटोन की मात्रा बढ़ी मिलती है। मूत्र में एसीटोन रसायन की मात्रा, मूत्र में एसीटोन रसायन की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। मूत्र में एसीटोन रसायन की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। मूत्र में एसीटोन रसायन की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। क्लियर? लिखिएगा उसी में आगे, यह अत्यंत हानिकारक है, यह अत्यंत हानिकारक है। नंबर 3 लिखिएगा, अधिक समय तक बीमार रहने से, अधिक समय तक बीमार रहने से मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक समय तक बीमार रहने से यूरिन या मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर? नंबर 4 लिखिएगा, पीलिया अथवा ज्वाइंडिस, पीलिया अथवा ज्वाइंडिस की स्थिति में, ज्वाइंडिस की स्थिति में बिलिरुबिन, याद है, बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है। पीलिया अथवा ज्वाइंडिस की स्थिति में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है। पीलिया अथवा ज्वाइंडिस की स्थिति में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है। आगे लिखिएगा, मधुमेह, मधुमेह की अवस्था में मूत्र में ग्लूकोज, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिलती है। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिलती है। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिलती है। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आया कि मूत्र की जांच डॉक्टर क्यों कराते हैं, यूरिन की जांच। वो यही सब चेक कर लेते हैं कि भाई एक बार यूरिन की जांच कर लेते हैं, और अगर उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत दिन से बीमार। पूछते हैं कितने दिन से बीमार हो? साहब 1 हफ्ता हो गया। रुको, लिखते हैं, जांच लिखते हैं। फिर पूछेगा, अच्छा डायबिटीज़ है? रुको जांच कर लेते हैं। तो देखो, जिसको डायबिटीज है उसका यूरिन अगर कहीं नॉर्मल बाहर है तो चींटे लग जाते हैं, देखा होगा ना, या जाना तो होगा ही, सुना होगा कि अगर वो यूरिन कहीं निकाल के आया, पास किया, तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर गन्ने का रस गिरा दिया किसी ने। तो तो ऐसा ही उसको लगता है, भाई वो चींटी है, उसको क्या पता क्या ही कौन सा रस है ये। तो उसको तो किसी पता है ये चीनी गिरा कोई चला गया है। तो ये बड़ा घातक अवस्था है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी उतना ही किडनी को प्रेशर बढ़ेगा। अब चीनी साफ करने के लिए नहीं बनी है, किडनी बनी है यूरिया साफ करने के लिए। अब आप क्या साफ करवा रहे हो? चीनी साफ करवा रहे हो, तो वो बेहोश हो जाएगी चीनी साफ करते करते। जिसके लिए बना है उसको काम करने दो। लेकिन हम लोग तो भाई शैतान लोग हैं, किडनी से कहते हैं तुम बस खाली काम करो और कोई काम मत करो, केवल काम करो।
सोचना बंद कर दो, लेकिन जब तक करेगा तब तक करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। अगला लिखिए, पॉइंट बढ़ाते रहो। हाँ, थक तो नहीं गए? हाँ, चलिए देखो ये फैक्ट है ना, ये 70 एग्जाम को ध्यान में देते हुए बढ़ाए गए हैं, क्योंकि 70 के एग्जाम थोड़ा पागल टाइप का हो गया था, तो वहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन ही महत्वपूर्ण नहीं थी, वहाँ पर फैक्ट पे चला काम। तो फिर हम लोगों ने मीटिंग की, रणनीतियाँ बनाई कि हम दोनों पे काम करते हैं, इंफॉर्मेशन बना के रखते हैं और फैक्ट पाउंड की जो काउंटिंग है उससे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इससे 71 में अगर मान लो 70 की तरह एग्जाम आया तो भी लाभ हो जाएगा, और 69 की तरह टफ एग्जाम आया तो उसके लिए तो आप प्रिपेयर हो ही रहे हो, है ना। तो ऐसे ही ध्यान देना है। बाकी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, काम हो रहा है ना, ठीक, अच्छी बात है। तो मैं कल से अवकाश पे जा रहा हूँ, पता है ना आपको? तो अच्छा, नहीं पता था। तो मैं जाऊँगा कल, अपने गांव जा रहा हूँ घर, तो अम्मा बाबू से मिलने के लिए। तो बाबू मतलब पिताजी, और कोई बाबू नहीं। तो फिर मैं लौट आऊँगा मंगलवार को, शायद वापस हो रहा हूँ मैं, शायद मतलब टिकट आ गया है। भाई मेरे बड़ी पागली लड़की है रे भाई, हमारा घर द्वार नहीं है का? अरे बहुत सारा प्यार, थैंक यू, है ना। यहाँ से मुसल्लापुर से मारते ले चलेंगे, और नहीं, गांधी मैदान के बीच में एक रास्ता पड़ता है, मछलीपुर टोला, वहां 2 मछली लेके कान में बांधेंगे तुम्हारे, और उसके बाद खेतानपुर मार्केट ले चलेंगे, वहां सड़क से सामान खरीदवाएंगे, और उसके बाद गांधी मैदान ले छोड़ देंगे, ठीक है। अगर पकड़ाए तो ये दंड हो जाएगा, तो हल्ला मत किया करो, है ना। आएंगे, जल्दी आ जाएंगे, है ना। थैंक यू प्यार दिखाने के लिए, है ना। रोने लगी थी, रोना मत है, चलो ठीक है, चलो पानी लगा लो ऐसे ऐसे। अगला, हम बहुत रो रहे हो, ठीक है। तो मैं मंगलवार को वापस होऊंगा, तो बुधवार से रिज्यूम करूंगा क्लास। तो 2 दिन के लिए आपको कोई और अध्यापक जो इसमें अभी जो नहीं हुआ है विषय आपका, या जो भी ये निर्णय लेंगे, तो या जो भी होगा देख लेंगे। क्या कह रहे हो? जो भी विषय होगा वो यहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। ठीक, चलिए सर। हाँ हाँ हाँ, कह रहा है आपकी पत्नी बुलाई है का? हाँ, चलिए। तो सर थैंक यू, हम भी शादी में जा रहे हैं, 3 दिन बाद आएंगे। वाह वाह सेरे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, है ना, कि हमारी बच्चियां भी हुटिंग करती हैं। अच्छा, आप लोग नहीं थे? क्यों नहीं थे? इतनी कमजोर हो? परस्पर जैसे ये चिल्लाएं वैसे तुम्हें भी चिल्लाना है, ठीक है। हम जब सिखा रहे हैं तो सीखो, जहां बदमाशियां करनी वहां बदमाशियां करो, यहां नहीं करनी तो यहां ना करो, समझ में आ गया? नहीं चिल्लाना, क्या करना है? नहीं चिल्लाना। फंस रही थी, कह रही थी हाँ हमें चिल्लाना है, ठीक, पकड़ा जाओगे। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए, लिखिएगा अगला पॉइंट। ये मैं आपको सुस्ता रहा था, है ना, क्योंकि आप लिखते थे थक गए थे, पता था क्या? बड़े जानकार हो गए हो आजकल, है ना। चलिए लिखिएगा, 24 घंटे में या एक दिन में, 24 घंटे या एक दिन में लगभग 1200 से 1800, 24 घंटे या एक दिन में लगभग 1200 से 1800 ml मूत्र का निर्माण होता है। 1200 से 1800 मिलीलीटर मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है, तथा 500 से 700 ml तथा 500 से 700 ml यूरिन, 500 से 700 ml यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो सकती है। यूरिनरी ब्लैडर में एकत्र हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में एकत्र हो सकती है। और ब्रेकर करना किन में? तो पुरुषों में, पुरुषों में,
500 से 700 यूरिन इकट्ठा हो सकती है, किसमें? पुरुषों में। तथा 350 से 450 ml यूरिन महिलाओं में। 350 से 450 ml यूरिन महिलाओं में, यानी कि फीमेल का जो ब्लैडर है वो छोटा होगा और मेल का ब्लैडर बड़ा होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट डालिएगा। देखिए 150 से 250 ml यूरिन, 150 से 250 ml यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद, ब्लैडर में एकत्र होने के बाद, ब्लैडर में एकत्र होने के बाद पी संवेदना उत्पन्न होती है। पी संवेदना उत्पन्न होती है। पी संवेदना, ये 150 फीमेल का है और 250 मेल का है। पी संवेदना उत्पन्न होती है। पी संवेदना उत्पन्न होती है। पी संवेदना उत्पन्न होती है। तो यहीं पर यह फैक्ट समाप्त हुए। अब लिखिएगा प्रमुख बीमारियां। लिखिएगा प्रमुख बीमारियां। प्रमुख बीमारियां। लिखिएगा पहला गाउट या गठिया रोग। गाउट या गठिया रोग नाम सुना होगा। गाउट या गठिया रोग। यहां पर ध्यान देना, जितना हमारे पास ज्वाइंट होता है ना हड्डियों का, जैसे अभी ये गांठ, तो आमतौर पे आपको गठिया के नाम पे क्या याद आ रहा है? ये गठिया या ये ज्वाइंट। तो अपने पास 2-3 तरह के ज्वाइंट होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए भगोना लाई थी, गिर गया इनका। तो अब इसे कहा जाता है सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल संधि। तो शरीर में जहां भी आपको ये ज्वाइंट या यहां पर या उंगलियों के पास या गांठ के पास, गर्दन के पास, जहां भी मूवमेंट है, वो सारे मूवमेंट पर एक ज्वाइंट लगा है जिसे कहते हैं सिनोवियल ज्वाइंट। ठीक है? तो अब सिनोवियल ज्वाइंट जहां हो रहा होता है, यहां पर यदि गलती से आकर के जमाव हो जाए यूरिक एसिड का, किसका जमाव हो जाए? ये है यूरिक एसिड। तो और इसकी अधिकता हो जाए तो अब यही उत्पन्न कर देता है गठिया। क्या करेगा? इसके कारण, यूरिक अम्ल के कारण सूजन आ जाएगा, इसी कारण जलन आ जाएगी और इसी कारण बहुत तीव्र तरीके से दर्द हो जाएगा। इसी कहा जाता है गठिया नामक रोग। समझ में आया? तो इस चित्र को बनाओ, फिर मैं आपको और तरीका समझाता हूं। चूंकि हमने देखा ना, हमारे यूरिन में यूरिक एसिड बहुत कम है, 0.05। तो इतना कम है, अब यही ज्यादा हो जाएगा तो फिर हर जोड़ पर यूरिक एसिड आ जाएगा। यूरिक एसिड का जो व्यवहार है वो ऐसे है, जैसे कांच पीस लो और कांच पीस के इसमें घाव कर लो और इस पे कांच रखो, थोड़ा लाल मिर्च डाल लो और ऐसे ऐसे रगड़ो। दर्द का एहसास कर रहे हो? इतना ही दर्द होता है गठिया में। तो अब जिससे ये दर्द है वो वही जान रहा है। बढ़ती उम्र का कारक है। अब ज्यादा चाय पीने से, फूल गोभी खाने से, टमाटर खाने से, अधिक अल्कोहल लेने से ये यूरिक एसिड अपने आप बढ़ने लगता है, या बहुत दाल पी लेने से, है ना? क्योंकि जो प्रोटीन के स्रोत हैं वही स्रोत यूरिक एसिड के हैं। तो इसलिए उसको मना किया जाएगा, भैया पनीर खाना बंद कर दो, रात में दाल नहीं खानी चाहिए तो नहीं खानी चाहिए। खाते तो नहीं हो आप लोग? रात में नहीं खाना है दाल, दाल खाना है दोपहर में,
रात में सब्जी और साग खाना है, एक सब्जी हरी सब्जी और एक सब्जी गीली सब्जी। अरे भाई इतना बड़ी बात क्यों बताते हो, ये सपने में हो सकता है, रियल में नहीं। एक सब्जी मिल जाए बड़ी बात है, तो अगर दो मिल रही है तो आप भगवान को शुक्र मनाओ कि हाँ अच्छी बात है। तो समझ में आया ये? ठीक, लिखिएगा। गठिया रोग यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। गठिया रोग यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। गठिया रोग यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। गठिया रोग यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। उसको बुलाओ आशीष को। आशीष कहाँ है? आरा वाला लड़का है ना जो आता है, उसको बुलाओ। यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। दूसरा पॉइंट डाल देना। सभी सिनोबियल संधियों पर, सभी सिनोबियल संधियों पर, सिनोबियल संधि यह लिखा है यहां पे, सभी सिनोबियल संधियों पर, सभी सिनोबियल संधियों पर यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, सभी सिनोबियल संधियों पर यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण सूजन, दर्द व जलन उत्पन्न हो जाता है। सूजन, दर्द व जलन उत्पन्न हो जाता है। एक बीमारी आपने सुना होगा आर्थराइटिस, नाम सुना है? आजकल बड़ा फेमस है। तो गठिया अगर देर तक रह गई तो आगे चल के क्या बन जाएगी? आर्थराइटिस की संभावना प्रकट करना शुरू कर देगी। तो नीचे नोट डाल देना कि गठिया रोग की गंभीरता, गठिया रोग की गंभीरता आर्थराइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। गठिया रोग की गंभीरता, नीचे नोट डालना है, गठिया रोग की गंभीरता आर्थराइटिस, ऐसे लिखना, आर्थराइटिस। गठिया रोग की गंभीरता आर्थराइटिस नामक या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। गठिया रोग की गंभीरता आर्थराइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न, जब आपको हम हड्डी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये बीमारी समझाएंगे आर्थराइटिस क्या होता है। इसमें व्यक्तियों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपोजिट काम करने लगता है और फिर आर्थराइटिस वाले व्यक्ति को जीवन पर्यंत दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो वो मृत्यु के स्तर पर जा सकता है। मतलब ये बीमारियां कहने में बड़ी सुंदर लगती हैं और इतनी फैल गई हैं कि आपको हर घर में गठिया आर्थराइटिस वाले मिल जाएंगे। बस उम्र 40 जैसे हुआ नहीं कि गांठ में सूजन पकड़ ली, ठीक होगा बेटा, केवल खान पान, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो अब सवाल यह है कि हमारे घरों का खान पान इतना बेतुका है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। गांव की स्थितियां ऐसी हैं कि पुरुष पहले खा रहा है, महिलाएं बाद में खा रही हैं। पुरुष सारी सब्जी खा लेता है, महिलाएं नमक अचार रोटी खाती हैं। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, आप यहां तक आए हो इसका मतलब आपके घर में भोजन पानी मिल रहा है तो आए हो। आप ये सोचो कि जिस परिवार में राशन नहीं है शाम को, ऐसे लोग हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो अंत्योदय योजना या खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे कार्यक्रम क्यों आते हैं? 5 किलो राशन सबको दिए जा रहे हैं। तो ऐसे भी परिवार हैं जहां प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है और यहां पर बैठा हर कोई व्यक्ति कुपोषित है, इंक्लूडिंग आप भी। क्यों? क्योंकि हिडन हंगर के शिकार हैं हम लोग, मतलब मुझे भी लेकर के नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हंगर तो मिटा लेते हैं बट न्यूट्रिशन नहीं मिटा पाते। जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कभी हम खाना था 2 ग्राम प्रोटीन, खा लिए 5 ग्राम, लेना था 3 माइक्रोग्राम विटामिन, एक को नहीं लिए। तो अनबैलेंस डाइट जो हमारा है ये हमें इन बीमारियों की चपेट में ला रहा है। तो इसका एक तरीका है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हमें डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। पहला काम कि 40 साल हुए नहीं कि आपका एक प्रॉपर डाइटिशियन होना चाहिए, और ये तब कर पाओगे जब आप एसडीएम बन जाओगे।
ऐसे नहीं कर पाओगे। आप अपने पिताजी माताजी को भाई को देख लो बड़े, क्या किसी के पास डाइटिशियन है? उत्तर है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने में पैसा खर्च हो जा रहा है, बड़ी मेहनत से आ रहा है पैसा। तो आप ये काम करो कि अगले 10 साल के अंदर इतने सक्षम हो जाओ, या 5 साल के अंदर, कि अपना भी डाइटिशियन रखो, अम्मा बाबू के लिए अलग से डाइटिशियन रखो, और उनको समय समय पे फोन करे कि खाना ये वाला चीज खाए। और केवल डाइटिशियन रखने से काम नहीं बनता, डाइट भी होनी चाहिए। पता चला डाइटिशियन रख दिया और लिख के दिया 2 केला, 3 संतरा, 5 अनार और ड्राई फ्रूट्स, और ला की पर्ची चिपका दिया, हाँ इसको खाना। कहाँ से खाएं जब है ही नहीं? तो यानी इतना पैसा भी होना चाहिए कि हम उसका वहन कर सकें, है ना। इतना सक्षमता तब ले पाओगे जब आप कम से कम महीने में 1 लाख रुपए तनख्वाह पाओगे। इससे कम में संभव नहीं है। और उसके लिए एक ही नौकरी है, उसका नाम है बिहार पीसीएस में अधिकारी बनना। या तो एसडीएम बन जाओ, क्या भैया, कहो, एसडीएम सैलरी हो जाएगी बेटा, घबराओ नहीं, बैठो बैठो, 1 साल बाद हो जाएगी। आप जब ट्रेनिंग पूरी होते होते लगभग पहुंच जाती है। और तुम जितने सीधे हो मुझे लग रहे हो तुम 1 लाख लोगे, है ना। एसडीएम बनने के बाद तुम सैलरी जिंदा रहोगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। चलिए, मतलब यहां से निकला हर छात्र यही करेगा कि नमक बराबर। कैसे? मतलब ये मैं कह दूं आदर्शवादिता की ऐसा करो, पॉसिबल नहीं होगा, बट कैसे करना है? नमक बराबर, गरीबों को सताना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। केजीएस से पढ़ के जा रहे हो तो इसका मूल सिद्धांत भी तो यही है कि हम, कोई हमारे अगर दरवाजे पे आए, अब आपके ऑफिस में आया कोई फरियादी फटा धोती कुर्ता पहन करके, आपने कहा नीचे बैठो, ऐसा तो नहीं करोगे ना कभी। तो बस यही भावना रखना कि जो मूल व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, उसमें कोई जाति पात का भेदभाव मत करना, और ना ही ऊंच नीच का भेदभाव करिएगा। हाँ, जो नेता बन के आए और कहे कि फलाने नेता भेजे हैं, तो याद रखिए नौकरी पाए हो, किसी ने दिया नहीं है। इस नौकरी कोई खा नहीं सकता पूरे जीवन काल, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं खा सकता। बस आप सही रहना। तो एक वर्ड है, इससे आपने क्या किया है? नौकरी लिया है, किसी ने दिया नहीं है। तो जो हम लिए हैं तो इसे कोई छीन नहीं सकता, बशर्ते आप सही रहना। अब आप ही चोर रहोगे फिर बातें अलग है। एसडीएमओ चोर है तो बातें अलग है। लोग गांव में कहता है एसडीएमओ आया, बड़ा चोर एसडीएम है भाई। जिस दिन ये सुनते पा लिए उस दिन तो समझ लो कि खान सर की जो मेहनत थी वो खत्म हो गई। तो हम चाहेंगे जब आपका तबादला हो तो गांव के लोग फूल मार लेके खड़े रहें रास्ते में, और बच्चे कहें कि मत जाओ, आपने बड़ा परिवर्तन किया है। तो ये बदलाव करिएगा। और आपको पता है इसी क्लास से एसडीएम तैयार होने की तैयारी में है। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये बड़ा हाइपोथेटिकल कहानी है, पर सच्चाई ये है कि यहीं से निकल जाते हैं। जैसे अभी जो रैंकर में थे 2-2,500 बच्चे, वो पिछले साल यहीं बैठे थे, वो एक सीढ़ी ऊपर आ गए। अब उनमें से 2-2,500 में से 1000 तो मेंस निकाल लेंगे, और उस 1000 में से 500 तो फाइनल कर ले जाएंगे। वो यहीं से निकले थे, वो भी मारा मारी करते थे, ये आगे आके बैठना है, वो भी कुकर लेके आते थे, यहीं गिराते थे, बहुत भात वात गिरा के चले जाते थे, लेकिन अंत में वो सफलता के पैदान पे जाएंगे। तो नौकरी के सपने पालो। अभी ना यहाँ पे बहुत से लोग सपने नहीं पाले, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका अंतिम उद्देश्य है आगे बैठने को मिल जाए, भाई यार जो होगा देखा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन वहां से होता है खंभे के पास, वो हाँ हाँ जहां पे आप बैठे हो ना, मैक्सिमम सिलेक्शन एरिया है वो। बाकी तो नॉर्मल है ही, बट मैक्सिमम सिलेक्शन एरिया वही है। अब ये मत करना कल से आके वहां बैठ जाना। पता चला कल से बच्चियां वहां मिल रही हैं कि मैं आगे ना जाऊंगी, सिलेक्शन वहां है, आपका ध्यान कहां है? नहीं, वो इसलिए है कि सिलेक्शन पता किसका होता है? छिपे हुए व्यक्ति का होता है, हिडन। उसका काम, जैसे यहां बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, जितने कमेंट कर रहे हैं ये अभी भटक रहे हैं, सिंगल कमेंट नहीं करता, क्योंकि कमेंट में कोई सवाल तो आ नहीं रहा है, बस यही पूछ रहा है हाय कैसी हो, हाय कैसे हो, गरीब की मदद करना मेरा काम है। मतलब
हमने बता दिया, बात खत्म करो। जो पढ़ने वाला है ना वो कमेंट नहीं करता, वो बस खाली काम काम चीज, जैसे जो पढ़ने वाले हैं अभी हमें सुन नहीं रहे होंगे, ये बैठ करके अभी पानी पी रहे होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ किस लिए बोल रहा हूँ? आराम देने के लिए इनको। ये बैठ करके पानी पियेंगे, थोड़ा घूमे घामेंगे, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, करीब 1 घंटा प्लस हो गया। जैसे पढ़ाना शुरू होगा फिर से वापस आ जाएगा, अपना काम करके निकल लेगा। ये है सेलेक्टर्स। और जो दुनिया का नाटक फैलाएगा ना, एकदम जाएगा, मेज बिछाएगा, फिर उस पर वो लगाएगा, पावदान नीचे रखेगा बैठने के लिए, कुर्सी पे ठीक वो लगा देगा तौलिया, फिर किताब इधर रखेगा, कलम के लिए एक तो कलमदान खरीद के लाएगा, अब आगे 4-5 चीजें चिपका लेगा, ठप्पा मार देगा, और अब बैठेगा पढ़ने, फिर कहेगा अब कल से बैठते हैं। आज तो बहुत थक गए इसको करते करते। ये सब नाटकबाजी है। जहां मिले वहीं पढ़ डालो, जैसे होकर के रहो वैसे करके काम निपटा लो। चलिए लौटते हैं। तो आपने अर्थराइटिस पूरा कर लिया। एक और बीमारी होती है, नंबर 2 लिखिएगा, यूरेमिया। यूरेमिया लिखिएगा, अगली बीमारी यूरेमिया। यूरेमिया लिखिएगा। जब हाँ, यूरेमिया, यूरेमिया, ठीक है। माँ पे छोटी की मात्रा, या पे, अरे अंग्रेजी में लिखो भाई, यूरेमिया, ठीक है। लिखिएगा, जब नेफ्रॉन 50%, याद आ रहा है? जब नेफ्रॉन 50% तक कार्य करना बंद कर देता है, जब नेफ्रॉन 50% तक कार्य करना बंद कर देता है, 50% तक कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में रक्त में यूरिया की मात्रा, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, जो कि हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है और हमारे महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है। हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है और हमारे महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है। हमारे महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है। तो अब इस बीमारी से दूर कैसे करें? लिखिएगा, बचाव। लिखिएगा हेडिंग, बचाव। तो पहला तरीका है भैया डायलिसिस। नाम सुना है? लिखिएगा, डायलिसिस, डायलिसिस विधि, डायलिसिस विधि। लिखिएगा, डायलिसिस विधि। लिखिएगा, अब आगे, डायलाइजर मशीन के द्वारा, डायलाइजर मशीन के द्वारा, डायलाइजर मशीन के द्वारा कृत्रिम रूप में रक्त का शुद्धिकरण कराया जाता है। डायलाइजर मशीन के द्वारा कृत्रिम रूप में रक्त का शुद्धिकरण कराया जाता है। कृत्रिम रूप में रक्त का शुद्धिकरण कराया जाता है। दूसरा तरीका लिखिएगा, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, ये फाइनल तरीका है। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। तो इन 2 तरीकों से आप इस मरीज को बचा सकते हो। एक और बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं किडनी का स्टोन। नाम सुना है? लिखिए हेडिंग, किडनी स्टोन। लिखिए हेडिंग, किडनी स्टोन।
ये क्या है? तो कई बार हार्मोनल अनियमितता हो जाती है, और ये अनियमितता तब होती है जब हमारे पास एक ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड। नाम सुना है? इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि होती है, दो जोड़े में। इनका नाम है पैराथायराइड। पैराथायराइड। इनका काम है कि शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा पर नियंत्रण, और जब ये नियंत्रण कमजोर कर बैठती हैं तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जब ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो कैल्शियम कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। नाम सुना है? कैल्शियम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है पथरी। क्या हो जाएगा? पथरी। इसी का जमाव धीरे धीरे स्टोन के रूप में हमारे किडनी में हो जाता है। इस चित्र को बना लीजिए। किडनी स्टोन के आगे लिखिएगा हार्मोनल अनियमितता, हार्मोनल अनियमितता। और ये H अक्षर के आकार की एक ग्रंथि, इसका नाम है थायराइड ग्रंथि। इसके ऊपर 4 और ग्रंथियां हैं जिन्हें कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। क्या नाम है इनका? पैराथायराइड ग्रंथि। और इनका काम क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा पर नियंत्रण करना। और जब ये नियंत्रण कमजोर कर बैठेंगी, यानी इसमें कोई समस्या आ गई, तो समस्या आएगी तो कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक होते ही किसका जमाव हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होगा, जिसे कहते हैं पथरी। देखो ये क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजी का लेक्चर 1 इकोनॉमिक क्लास में चल रहा है। भैया कोई अगर इससे सुन रहा हो ना, वहां से नोएडा से, इस सिस्टम को सही करो। आप लोग देखते हो तो इसको ठीक नहीं करवाते हो। कई दिन से बच्चे बोल रहे हैं, भैया बोल दिया मैं, हो जाएगा। हमारी एक टीम नोएडा बैठती है, उनके पास यही काम है, जितनी क्लास चल रही है उसको कान में हेडफोन लगा के सुनते रहो और प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। बैकअप नोट्स हम लोग रखते हैं, लेकिन देते नहीं है किसी को। नहीं सोचो कि नोट्स बन रहा है तो सर मंगा के दे दो। वो बैकअप नोट्स होता है कि गलती कहीं अगर मैंने पढ़ा दिया, मानव होने के नाते जरा सा मिस्टेक हो सकती है, वो बैकअप नोट्स हमारे पास आता है नेक्स्ट डे। हम उसको दोबारा देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या लिखाया है। यदि कोई मामला माइक्रो लेवल पे मिस्टेक कर गया तो उसे हम अगले दिन सही कराते हैं। अमूमन गलती नहीं होती है, फिर भी ये एक एहतियातन सुविधा प्रदान की गई है, कारण कि हमें पूरा भारत देख रहा है। हमारी जरा सी गलती मजाक का कारक बन सकती है, तो इसलिए हम बेहद ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। तो अगर आप देख रहे हो, इसे तुरंत बोलो कि वीडियो सही करवा दें। ठीक, बन गया ये? चलिए, तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा कि पथरी को ठीक करने के लिए लेजर विधि से ऑपरेशन किया जाता है। पथरी को ठीक करने के लिए लेजर विधि से ऑपरेशन किया जाता है, जिसे लिथोट्रॉप्सी। पथरी को ठीक करने के लिए लेजर विधि से ऑपरेशन किया जाता है, जिसे लिथोट्रॉप्सी कहते हैं, जिसे लिथोट्रॉप्सी कहा जाता है। तो यहीं पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र। एक मजबूत सांस लीजिएगा और नए टॉपिक पे आएगा। भैया इस लड़के के साथ मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है, वो मेरा उस बैग में आईडी कार्ड भी है और सबसे बड़ी बात ईयरफोन भी है। भैया ये लड़का कौन है? अब ऐसे दिखाना थोड़ा सा निजता का हनन होगा। किसी का भैया अब और एक्सचेंज हुआ हो तो एक बार देख लेना, है ना। तो मैं इधर हट के दिखा देता हूँ।
ये कैसे पहचानेंगे इसे यार? ये कौन है भैया? इनकी बैग इनके पास किसी और की बैग आ गई है। कौन हो भाई? आप हो भैया? इसमें कोई नाम नहीं लिखा। मैंने बोल दिया भैया, अगर किसी के पास गलती से बैग चली गई हो तो उसमें आईफोन, सॉरी, आई कार्ड और ईयरफोन मिक्स मिक्स कर गया दोस्त। आई इधर से आ गया, उधर का फोन आ गया, उसमें आईफोन मौजूद है। अच्छा हाँ, आई कार्ड और ईयरफोन मौजूद है, लौटा देना भैया, है ना? अपनी बैग, ये मतलब आपके पास दूसरी बैग आ गई है क्या? ये किसका है, कौन देखेगा? चलो ठीक, बैठो, मिल जाएगी तो बता देना। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिए हेडिंग। अगला टॉपिक है, नए पेज पे आना, लिखिए रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब टॉपिक बदला करे तो एक पेज छोड़ के नए पेज पे आया करो, एकदम उसी पे मत शुरू कर दिया करो, क्योंकि अपडेट करने के लिए मौका होना चाहिए। कुछ नया टॉपिक मिलेगा, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, कहाँ लिखोगे? तो लिखोगे तो उसके लिए पॉइंट होने चाहिए ना। लिखिए हेडिंग रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान देना, इस पूरे टॉपिक में हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं। एक, हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड का अध्ययन करेंगे। दूसरा, हम बातचीत करेंगे रक्त कोशिक नलिकाओं के बारे में, ब्लड वेसल्स। और तीसरी चर्चा होगी हृदय यानी हार्ट के बारे में। तो लिखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र के तहत, रक्त परिसंचरण तंत्र के तहत, रक्त परिसंचरण तंत्र के तहत मुख्य 3 घटक समाहित होते हैं। मुख्य 3 घटक समाहित होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के तहत मुख्य 3 घटक समाहित होते हैं। लिखिए, नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 ब्लड वेसल्स और नंबर 3 हार्ट, रक्त, रक्त नलिका और हृदय। 3 घटक हैं, रक्त, रक्त नलिका और हृदय। रक्त, रक्त नलिका और हृदय। ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, नाम था विलियम और हॉर्वे। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। लिखिए नोट में, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार कार्डियोवैस्कुलर ने सबसे पहली बार कार्डियोवैस्कुलर तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। कार्डियोवैस्कुलर तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में समझाया या बताया। तो इस टॉपिक में हमें 3 बातें पढ़नी है। पहला खंड है रक्त का, दूसरा खंड है रक्त नलिकाओं का, और अंतिम और महत्वपूर्ण खंड है हृदय या हार्ट का। संयोग से तीनों से सवाल आते हैं और ठीक ठाक आते रहे हैं विगत में। जैसे इस बार अगर आप 70 देना चाहते हो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कारण कि 70 में मानव के पाचन तंत्र से सवाल पूछ लिया गया है, तो इस बार वो लौट के आएंगे हार्ट की तरफ, एक सवाल उठा लेंगे। तो हम पहली जो शुरुआत करेंगे इस पूरी व्यवस्था में वो करेंगे ब्लड यानी रक्त का। तो हेडिंग डाल देना, ब्लड अर्थात रक्त। ब्लड यानी रक्त। और अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा।
मानव का जो शरीर है यह बहुत सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर के बना है। लिखते रहिएगा साथ में। और इस सूक्ष्म इकाई का नाम है कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका, या अंग्रेजी भाषा में सेल कहा जाता है। और इन कोशिकाओं का आगे चल करके विशिष्ट समूह बनता है, और इनके विशिष्ट समूह को कहा जाता है ऊतक या टिश्यू। हमारे पास या हमारे शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियम, अथवा इन्हें हिंदी में कहा जाता है उपकला ऊतक। दूसरे होते हैं संयोजी ऊतक, या इन्हें कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तीसरे होते हैं पेशीय ऊतक, अथवा इन्हें मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट चौथे होते हैं तंत्रिका ऊतक, अथवा इन्हें नर्व ऊतक भी कहा जाता है। तो 4 मिल गए ऊतकों के नाम। पहला एपिथेलियम या उपकला, दूसरा संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हो गया तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू। अब ध्यान देना, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है यह बनाता है हमारी त्वचा। स्किन जो होती है वो एपिथेलियम टिश्यू से बनी है। संयोजी ऊतक में रक्त और रक्त प्लाज्मा, अस्थि आती हैं। पेशीय ऊतक में मांसपेशी आती हैं, और तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन शामिल हैं, या न्यूरॉन का तंत्र शामिल होता है। न्यूरॉन या न्यूरॉन का तंत्र शामिल होता है। तो क्या अब मैं एक शब्द लिख सकता हूं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है? अब तो लिखने की कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। इसी एक वर्ड को लिखने के लिए हम यहां तक लाए आपको, क्योंकि हमने ऊतक आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप कैसे जानते? उसके बाद लिखा है अस्थि, हड्डी, प्लाज्मा और अस्थि। क्या आपने इसे पूरा किया? भैया पीछे हो गया? सलूंके भैया हुआ आपका जो खड़े हो? हाँ ठीक। जांच कर रहे थे डॉक्टर सलूंके दूसरे कॉपी में। हो गया? अब लिखिएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इस वर्ड को अब आप एडजस्ट कर लोगे।
रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब लिक्विड में होता है ना ये। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि मुख्य तौर पर विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन जो कि मुख्य तौर पर विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन जो कि मुख्य तौर पर विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं तक करता है। याद आ रहा है? विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं तक करता है। विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं तक करता है तथा विभिन्न प्रकार के उपापचयी अपशिष्ट जैसे H2O एंड CO2, जैसे H2O और CO2 यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। H2O और CO2 बाहर निकालता है। H2O और CO2 बाहर निकालता है। H2O और CO2 बाहर निकालता है। क्लियर? अब लिखिएगा रक्त से संबंधित प्रमुख तथ्य। रक्त से संबंधित प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ब्लड। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ब्लड, रक्त से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम आपको मुलाकात करेंगे बुधवार को। तब तक आप इसे रिवीजन करिए। थैंक यू। अगली क्लास शायद कल हो सकता है क्लास ना हो, एक बार अपडेट देखिएगा आपका। अगली क्लास 2 दिन के लिए आपको किसी नए अध्यापक से मुलाकात करने को मिलेगा। थैंक यू।